नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ भारत को एक किया बल्कि उसकी शान को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं बात कर रहा हूं मौर्य साम्राज्य की। चलिए शुरू करते हैं इस महान कहानी को, जिसमें न सिर्फ राजाओं की विजय की दास्तान है बल्कि एक चतुर गुरु, एक महत्वाकांक्षी शिष्य और एक विशाल साम्राज्य के उत्थान की कहानी भी है। चंद्रगुप्त मौर्य। एक साम्राज्य का जन्म कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व से, जब मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा धननंद अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। उस समय एक महान विद्वान और चतुर राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में रहते थे। एक बार धननंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने उसी पल यह प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक शक्तिशाली और योग्य शासक की तलाश शुरू की और उन्हें मिला एक युवक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में चाणक्य को वह तेवर, वह साहस और वह नेतृत्व का गुण दिखा जो एक महान राजा में होना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की विद्या, युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान दिया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की चतुर रणनीति और अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग करते हुए नंद साम्राज्य पर हमला किया। कई संघर्षों के बाद उन्होंने धनन को हराया और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस तरह 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य के पहले सम्राट बने। साम्राज्य का विस्तार। सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई एनकर मगध पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उस दौर में जब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी, उनके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उनके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से युद्ध किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह हराया। हार के बाद उनके बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सिंधु नदी के पश्चिम के कई प्रदेश दिए, जिनमें वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्से शामिल थे। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। संधि को और मजबूत बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से कराया। इसके बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक दूत को पाटलिपुत्र भेजा, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार और उस समय के भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की सीमा लगभग पूरे दक्षिण भारत तक फैल गई थी। उन्हें अमृत घाट यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा जाता था। उन्होंने चोल, पांड्य और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, जिससे मौर्य साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा पर पहुंचा। अशोक महान, धर्म और शांति का मार्ग। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट था अशोक। एक क्रूर योद्धा थे। कहा जाता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने कई भाइयों की हत्या भी की थी। अशोक के शासन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने एक भयानक युद्ध लड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध क्षेत्र में हुए खून खरबे और विनाश को देखा तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। इस घटना के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध और हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने जीवन का उद्देश्य शांति और अहिंसा बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण कराया, जिन पर उनके धर्म के सिद्धांत अंकित हैं। अशोक ने लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनी, पेड़ लगाए, कुएं खोदे और अस्पताल बनाए। उनके शासनकाल को शांति, समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का युग माना जाता है। उनका सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार लगभग 137 वर्ष तक शासन करने के बाद 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौर ने भारत को एक नई पहचान दी। इसने एक विशाल और एकजुट देश की नींव रखी। चंद्रगुप्त की रणनीति, अशोक का धर्म और चाणक्य की चतुर नीति आज भी हमें प्रेरित करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।